हाय फ्रेंड्स, आप सबके बीच आज मैं यूजीसी नेट पेपर 2 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यूनिट 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्लास लेकर आया हूँ। और आज इसके अंतर्गत बता दें, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत देखने वाले हैं और इनका तटस्थ वक्र विश्लेषण का जिक्र करते हुए, समझ गए। इसके अंतर्गत तटस्थ वक्र विश्लेषण का हम लोग अच्छी तरह से पूरा विस्तार से एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्नों की संख्या रहती है, ठीक है, और इनकी तटस्थ वक्र की और कौन सी टॉपिक में इनकी अटैचमेंट है, ठीक है, यानी कि मिलता जुलता है। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बता दूं कि स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि कुछ क्लास पहले भी हम लोग ले चुके हैं, जिसमें आपका उपयोगिता जैसे चैप्टर को कवर किया गया है, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो बेसिक क्लास है, उनको देखिएगा तो आपका गद्यांश कथन निष्कर्ष जैसा जो क्वेश्चन होता है उसे आप लोग को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, सरल हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है, कहता है कि पिछले अध्ययन में हम देख चुके हैं, ठीक है, मतलब जैसे अब हम आप लोग को पिछले बार पढ़ाए उसी का बात वहाँ पर भी किया जा रहा है। प्रोफेसर मार्शल यानी कि मार्शल ने सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या की है। हम लोग देखे हैं, जरूर देखे हैं कि उपभोक्ता के संतुलन की बात कौन करते हैं, प्रोफेसर मार्शल, ठीक है। कौन सा, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण। हमने मार्शल के सिद्धांत के विरुद्ध दी गई आलोचनाओं का भी अध्ययन किए, है ना। उसके बाद आलोचना भी किया गया था, उनको भी देखें। और उनके सिद्धांत की त्रुटियों को दूर करने के लिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने तटस्थ वक्र की रेखाओं के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या की है, जिसे तटस्थ वक्र विश्लेषण कहते हैं। समझ गए। अब आप लोग के दिमाग में मोटा मोटी ये समझ में आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो बैठाइए, ठीक है, कि आपका तटस्थ वक्र विश्लेषण का, ठीक है, जिक्र कहाँ पर होता है, तो बता दे, उपभोक्ता के संतुलन के लिए। समझ गए। और ये किन के बाद लाया गया, तो मार्शल द्वारा सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के लिए, है ना, का उपयोग करते हुए उसके माध्यम से उपभोक्ता संतुलन का जिक्र किया गया, ठीक है। और उसकी आलोचना करते हुए, ठीक है, हमारे अगला जो अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्रियों ने आपका क्या किया, तटस्थ वक्र विश्लेषण का, है ना, आपका व्याख्या किया, किसके लिए, उपभोक्ता संतुलन के लिए। आप तो समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, वास्तव में मार्शल का सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, कि उपयोगिता की माप की जा सकती है। समझ गए। मार्शल का सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है, कि उपयोगिता का माप किया जा सकता है, ठीक है। और उसी दूसरी ओर देखा जाए कि प्रमुख मान्यता यह भी था कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या है, स्थिर रहती है। समझ गए। और मार्शल की इन मान्यताओं को अस्वीकार करार दिया गया, ठीक है, पिछले चैप्टर में देखे थे, तथा उनके सिद्धांत को त्रुटिपूर्ण बताया गया था, ठीक है, यानी कि कुछ कमियां हैं। मार्शल के मांग के नियम को गलत नहीं कहा गया है, ठीक है, लेकिन उपयोगिता की माप के संबंध में संदेह प्रकट किया गया है, ठीक है। यानी कि प्रोफेसर मार्शल द्वारा मांग के नियम को बतलाया गया, उसे ठीक कहा गया है, ठीक है। और जो उपयोगिता की माप की बात कहा गया आपका प्रोफेसर मार्शल द्वारा, है ना, उनके द्वारा बोला गया, तो उनको मतलब संदेह उसमें बतलाया गया कि कुछ संदेह है। जैसे में प्रोफेसर हिक्स एलन जैसे अर्थशास्त्रियों का विचार है कि उपयोगिता मापनीय नहीं वरन तुलनीय है ना, यानी कि तुलनात्मक हम लोग कर सकते, तुलना कर सकते हैं। और उनके अनुसार कोई उपभोक्ता यह नहीं बतला सकता है कि किसी वस्तु विशेष में से उसे वास्तव में कितनी उपयोगिता मिलती है, लेकिन वह यह जरूर बतला सकता है कि किसी वस्तु, ठीक है, किसी अन्य वस्तु की तुलना में उस वस्तु विशेष से उसे अधिक उपयोगिता मिलती है या कम उपयोगिता मिलती है। तो तुलनात्मक अध्ययन कौन करता है, हिक्स और एलन, ठीक है, कि मतलब एक दूसरे वस्तु को दिखलाकर उस वस्तु की अपेक्षा
हमको जो उपभोग किए हैं उस वस्तु से हमको कम आपका उपयोगिता मिला या ज़्यादा, ये किन के द्वारा होगा आपका? तो हिग्स एलन का मत था, ठीक है, कहना है। अब उसी तरह से हिग्स तथा एलन जैसे अर्थशास्त्रियों का विचार है कि उपयोगिता की माप किए बगैर भी हम उपभोक्ता के अधिमान क्रम के आधार पर तटस्थता की वक्र रेखाओं, ठीक है, के माध्यम से उपभोक्ता की मांग अथवा व्यवहार का सही विश्लेषण कर सकते हैं। समझ गए? और यही कारण है कि आपका तटस्थता वक्र का जिक्र होता है, यानी कि उसका कह सकते हैं कि उपयोग में आता है ना। अतः जहां मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण उपयोगिता की संख्यात्मक माप की धारणा पर आधारित है, वहां तटस्थता वक्र विश्लेषण उपयोगिता की वक्र सूचक या क्रम सूचक माप की धारणा पर आधारित है। ये आप लोग ध्यान में रखना है दोनों पॉइंट को, ठीक है। उनके बाद आप लोग को बता दें, हाँ, तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपयोगिता की संख्यात्मक माप किए बगैर उपयोगिता के संतुलन की व्याख्या की गई है। समझ गए? प्रोफेसर हिग्स के अनुसार बाजार की घटनाओं की व्याख्या करने के लिए उपयोगिता की संख्यात्मक धारणा आवश्यक नहीं है। अतः ओकाम रेजर के सिद्धांत, ठीक है, ये सिद्धांत को देखिएगा, ओकाम रेजर के सिद्धांत अथवा सरलता के सिद्धांत के आधार पर इसके बगैर काम चलाना ही बेहतर है। समझ गए? चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग देखते हैं और आप लोग को बतलाने का प्रयास करते हैं। समझ गए क्या है? सो देखिए, ये है कि अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में तटस्थता की वक्र रेखाओं का प्रयोग सबसे पहले, ठीक है, 1881 में अर्थशास्त्र में तटस्थता वक्र की रेखाओं का प्रयोग 1881 में प्रोफेसर एल्जवर्थ ने, कौन? प्रोफेसर एल्जवर्थ, नोट करते चलना है, ठीक है, जो वो पुस्तक आपका मैथमेटिकल साइकिक्स में किया था। कौन सा? मैथमेटिकल साइकिक, ठीक है, ने किया था, ये पूरा नोट कर लेना है। लेकिन उन्होंने उनका प्रयोग केवल दो व्यक्तियों के बीच विनिमय की संभावनाओं की व्याख्या करने के लिए किया था, ठीक है, किया, उपभोक्ता की मांग की व्याख्या के लिए नहीं। 1892 ईस्वी में, ठीक है, प्रोफेसर फिशर ने भी स्वतंत्र रूप से तटस्थता की वक्र रेखाओं की चर्चा की, लेकिन उनका विश्लेषण प्रतिपादक एवं पूरक वस्तुओं तक ही सीमित रहा। और उपभोग के क्षेत्र में तटस्थता की वक्र की बात करते हैं तो वक्र रेखाओं के प्रयोग का वास्तविक श्रेय क्या है, किन्हें को जाता है? पैरेटो को, ठीक है, को जाता है, जिन्होंने 1909, ठीक है, 1909 में ईस्वी में इस सिद्धांत का विश्लेषण किया। 1909 के ईस्वी में इस सिद्धांत का विश्लेषण करता है और पैरेटो ने बताया कि उपयोगिता की तुलना की जा सकती है लेकिन इसकी माप नहीं की जा सकती। कौन? पैरेटो का मत था। समझ गए? ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा इनका विचार पर भी, क्योंकि उपयोगिता एक मानसिक तत्व का आभास मात्र है तथा यह सदा स्थिर नहीं रहती, ठीक है। लेकिन पैरेटो तटस्थता वक्र विश्लेषण का सफलतापूर्वक, ठीक है, प्रयोग नहीं कर पाए। 1915 में रूसी अर्थशास्त्री इस्लिस्की, ठीक है, ने भी एक लेख में तटस्थता की वक्र रेखाओं का जिक्र किया था। समझ गए? लेकिन तटस्थता वक्र विश्लेषण का सफल व्याख्या का श्रेय प्रोफेसर हिग्स एवं एलन को, जिन्होंने 1934 में, ठीक है, कौन सा? 1934 में इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, ठीक है, ए रिकॉग्निशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू नामक लेख में तटस्थता वक्र रेखाओं का प्रयोग किया। समझ गए? प्रयोग किया। बाद में प्रोफेसर हिग्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल, ठीक है, में इनकी विस्तारपूर्वक व्याख्या की और अपनी अपेक्षाकृत नई पुस्तक रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी में
भी प्रोफेसर हिग्स ने तटस्थता की वक्र रेखाओं का अधिक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। समझ गए? तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग को बता दें, ये वाला जो पॉइंट है पूरा अंडरलाइन किया हुआ है, समझ गए? ये सब पॉइंट को आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है? ये सबसे क्वेश्चन बना भी है, पूछा भी गया है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे तटस्थता की वक्र रेखाएं का अर्थ, ठीक है? अब हम लोग अगले बढ़ते हैं, तटस्थता वक्र की रेखाएं। तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि विभिन्न वस्तुओं के उपभोग के लिए प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग पसंद होती है और वह विभिन्न वस्तुओं का संयोग बनता है और अपनी उपलब्ध आय से, ठीक है, अधिकतम संतोष प्राप्त करने की चेष्टा। तटस्थता वक्र की रेखा, ठीक है, व्यक्ति के पसंद के इन्हीं संयोगों से संबंधित है। तटस्थता वक्र विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक उपभोक्ता का दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच, ठीक है, एक अधिमान वक्र क्रम होता है और प्रत्येक अधिमान क्रम, ठीक है, दो या दो से अधिक वस्तुओं के वैकल्पिक संयोगों से बना होता है। तटस्थता की वक्र रेखा पर बने इन सभी वैकल्पिक संयोगों से उपभोक्ता को एक समान संतोष मिलता है। चूँकि तटस्थता वक्र पर बने सभी वैकल्पिक संयोग उपभोक्ता को समान संतोष देते हैं, अतः वह विभिन्न संयोगों के प्रति तटस्थ रहता है। यानी यदि वह उनमें से किसी भी एक को चुन ले तो उसे उतना ही संतोष मिलेगा जितना संतोष उसे किसी भी अन्य एक संयोग चुनने से मिलता है। दूसरे शब्दों में, यदि उपभोक्ता विभिन्न संयोगों में से किसी एक संयोग को चुनता है तो वह दूसरे संयोग के प्रति तटस्थ अथवा उदासीन रहता है। इसलिए इन संयोगों को दिखाने वाली रेखा को उदासीन या तटस्थता वक्र रेखा हम लोग कहते हैं। तो तटस्थता वक्र की रेखा को समझने के लिए तटस्थता की तालिका को जानना आवश्यक है, ठीक है? और साथ ही क्योंकि इस तालिका के आधार पर तटस्थता की वक्र रेखा बनाई जाती है। समझ गए? अब हम लोग तालिका से देखेंगे। तटस्थता की तालिका भी समान संतोष देने वाले विभिन्न संयोगों को दिखलाती है। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार तटस्थता तालिका वह तालिका है जो वस्तुओं की ऐसी विभिन्न संयोगों को दिखलाती है, ठीक है, जिनसे किसी व्यक्ति को समान संतोष मिलता है। यदि इस तालिका को हम वक्र रेखा के रूप में प्रदर्शित करें तो हमें तटस्थता की वक्र रेखा प्राप्त होती है। समझ गए? चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं तटस्थता वक्र की तालिका। जैसे कि तटस्थता वक्र की तालिका में हम लोग देख पा रहे हैं कि आप लोग का एक तालिका में कि दो वस्तु की बात किया गया है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु, ठीक है। और एक तरफ आप लोग को बतलाया गया संयोग, पहला संयोग बी है ना, ए संयोग, बी संयोग, सी, डी और ई, इस तरह से 5 संयोग है। और एक्स वस्तु में आपका 1 2 3 5, उसी तरह वाई वस्तु में 11 7 और उनका बाद 4 2 1, ठीक है, 1। तो इस तरह से तालिका में देखें। अब आप लोग को इस तालिका को ध्यान में रखते हुए आप लोग को देखना है कि क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। देखिए, तो इस तालिका में एक्स तथा वाई दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दिखलाता है जिसमें उपभोक्ता को समान संतोष मिलता है। यानी कि ये दोनों वस्तु जो है, एक्स वस्तु जो एक उपभोक्ता उपभोग करता है और एक उपभोक्ता वाई वस्तु का उपभोग करता है, तो उसे 1 2 3 4 5 के बराबर एक्स को और वाई को 11 7 और 4 और 2 और 1 के बराबर उनको उपयोगिता प्राप्त होता है, ठीक है, संतोष प्राप्त होता है। समझ गए? तो इस तालिका में उपभोक्ता ए संयोग से प्रारंभ करता है, ठीक है, और जब वह एक्स वस्तु की 1 इकाई तथा वाई वस्तु की 11 इकाई के संयोग को चुनता है, अब उपभोक्ता से यह प्रश्न किया जाता है कि एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए वह वाई वस्तु की कितनी इकाइयों का परित्याग करने को तैयार है, ठीक है, ताकि उसके संतोष का स्तर भी पहले के बराबर बना रहे। तो आप बता दें, तालिका से स्पष्ट है कि उपभोक्ता एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए वाई वस्तु की 4 इकाइयों का परित्याग करने के लिए तैयार है। समझ गए? क्या 4 इकाइयों का परित्याग करने के लिए तैयार है। अतः बी का दूसरा संयोग बनता है जिसमें एक्स वस्तु की 2 इकाइयाँ तथा वाई वस्तु की 7 इकाइयाँ हैं, ठीक है। उसी तरह से
और उपभोक्ता को समान संतोष मिलता है। और इसी प्रकार अगर देखा जाए कि एक वस्तु की क्रमशः अतिरिक्त इकाइयों के लिए उपभोक्ता y वस्तु की जितनी इकाइयों का परित्याग करने के लिए तैयार है, उनके आधार पर C, D तथा E संयोग बनते हैं और जिनसे भी उपभोक्ता को समान संतोष मिलता है। C संयोग जैसे 3x प्लस 4y, ठीक है, का D संयोग में 4x प्लस 2y, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका 4 है, इसका 2 है, इसलिए ऐसा नाम दिया जा रहा है, ठीक है। x का 4 और 2 y का 2, ठीक है। तथा E संयोग में 5x प्लस 1y, ठीक है, का है। चूंकि तालिका से सभी उपभोग, ठीक है, आपका सभी उपभोक्ता को समान संतोष प्रदान करते हैं और अतः वह विभिन्न संयोगों को प्रति क्या है, तटस्थ रहता है, रहेगा। अब देखिए इसी तटस्थता वक्र को हम लोग एक चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, समझ गए। और इस चित्र में आप लोग देखने का प्रयास कीजिए कि OX रेखा पर आपका X वस्तु को बतलाया गया जो अभी हम लोग तालिका में देखे, ठीक है, और OY रेखा पर Y वस्तु को दिखलाया गया है। स्पष्ट है कि संयोग जैसे पहला A के बाद A बिंदु की बात हो रहा है, ठीक है, कि X के लिए 1 आपका है, ठीक है, और उनके बाद Y के लिए 11 जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, समझ गए। और संयोग उसी तरह से B बिंदु के लिए 2x प्लस 7y, उसी तरह से आपका C के लिए 3x प्लस 4y, उनके बाद आपके बता दें कि संयोग D के लिए आप लोग का 4x प्लस 2y का तथा संयोग E 5x प्लस 1y का है। और इनमें से प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। अब यदि संयोग A, B, C, D तथा E बिंदुओं को एक रेखा द्वारा मिला दिया जाए तो हमें ऐसी तटस्थता की वक्र रेखा प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों आपका वस्तु से, ठीक है, दोनों वस्तु से आपको जो संतोष प्राप्त होती है, ठीक है, एक को हम लोग ये OX अक्ष में हम लोग इसको दर्शाएंगे और एक को हम लोग Y वस्तु को OY अक्ष पर दर्शाएंगे और उनके बाद विभिन्न बिंदुओं को अलग अलग करके हम लोग मैच कराएंगे, ठीक है। अब मैच कराने के बाद, ठीक है, मिलाने के बाद जितना संयोग प्राप्त होता है और उस बिंदु को हम लोग अगर मिला देते हैं वही बिंदु मेरा ऐसी वक्र हो जाएगा, यानी कि तटस्थता वक्र रेखा हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से आप लोग देख पाए होंगे कि चित्र में तटस्थता वक्र रेखा कैसे खींचा जाता है, ठीक है, कैसे बनती है। अब चलिए आगे हम देखते हैं कि चूंकि तटस्थता की रेखा के प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को संतोष प्राप्त होता है, अतः इसे, ठीक है, समान संतुष्टि रेखा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम समान संतुष्टि रेखा भी है। और इस प्रकार तटस्थता की वक्र रेखा वह रेखा है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दिखलाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। क्या है? जिनसे उपभोक्ता को क्या है, समान संतुष्टि प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग समझ पाए कि तटस्थता वक्र, आप इस तटस्थता वक्र को परिभाषित करने वाले हेंडरसन है ना, स्तंभ, जेके स्तंभ, इस तरह से अर्थशास्त्री आते हैं। और तटस्थता के मानचित्र की बात जब कहा जाए, ठीक है, तो हम आप लोग को मानचित्र की बात करते हैं इसमें कि तटस्थता का मानचित्र हम उसे कहेंगे जो IC1, IC2, IC3, IC4 यानी कि तटस्थता वक्रों का झुंड हो, समझ गए, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, समझ गए। तो इसको हम लोग चित्र को देखते हैं कि तटस्थता मानचित्र में IC1, IC2, IC3 तथा IC4 तटस्थता की 4 वक्र रेखाएं दिखलाई गई है और इनमें से IC1 की अपेक्षा IC2 वक्र रेखा संतोष के ऊंचे स्तर को व्यक्त करती है। तो आप लोग को बता दें कि सबसे निचले स्तर, संतोष को निचले स्तर को कौन बतला रहा है, IC1, उसके बाद IC2, उसके बाद IC3, उसके बाद IC4। तो इसमें अगर पूछे कि सबसे ऊंचे क्रम का है ना आपका संतोष की रेखा जो तटस्थता वक्र रेखा कौन सा है, तो IC4 होगा, जस्ट उसका ऊपर वाला, समझ गए। तो इनको आप लोग को समझना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे। तो क्योंकि IC2 के एक संयोग Q1, ठीक है, जैसे यहाँ पर Q1 की बात किया जा रहा है ना, Q1 से IC1 के एक संयोग Q की अपेक्षा
एक्स वस्तु की m1 मात्रा अधिक मिलती है, यद्यपि कि y की मात्रा दोनों, ठीक है, संयोगों में समान है। अतः IC2 पर बने x तथा y के किसी भी संयोग को उपभोक्ता IC1 पर बने किसी भी संयोग से अधिक पसंद करेगा। इसी प्रकार IC2 की अपेक्षा IC3 तथा IC4 संतोष के क्रमशः ऊंचे स्तरों को आपका प्रदर्शित करते हैं, समझ गए, प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार तटस्थता की वक्र रेखा मानचित्र में, ठीक है, कंटूर रेखा के समान है, जो समुद्र तल के समान ऊंचाई वाले सभी स्थानों को दिखलाती है और प्रत्येक तटस्थता की वक्र रेखा ऊंचाई की जगह संतोष के स्तर को व्यक्त करती है, समझ गए। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकें कि तटस्थता वक्र का मानचित्र, ठीक है, और तटस्थता वक्र मानचित्र में यही खास बात है कि इसमें आपका तटस्थता वक्रों का हुजूम रहता है और इसमें हम लोग को देखना पड़ता है कि इसमें किससे आपका उपभोक्ता जो है आपका ज़्यादा संतुष्ट हो रहा है, किसमें आपका संतोष ज़्यादा, आपका कौन सा रेखा संतुष्ट या संतोष प्राप्ति हो रहा है, ठीक है। तो इसमें यही देखा जाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे सीमांत प्रतिस्थापन दर, ठीक है, इसे भी देखने का प्रयास करते हैं। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर की धारणा तटस्थता वक्र विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह प्रोफेसर मार्शल के विश्लेषण की सीमांत उपयोगिता की धारणा के समान है और सीमांत प्रतिस्थापन दर यह प्रकट करती है कि, ठीक है, इसको आप लोग याद कीजिएगा, यह प्रकट करती है कि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की एक इकाई के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का प्रतिस्थापन किया जाए, ठीक है। और जैसे कि दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वह दर है जिस पर उपभोक्ता x तथा y वस्तुओं का विनिमय करने के लिए तैयार होता है, समझ गए, क्या है, x तथा y वस्तुओं का विनिमय करने के लिए तैयार होता है, उसी हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर को हम लोग आपका तालिका द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं, है ना। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ कि संयोग ABCDE, है ना, 5 संयोग है x वस्तु और y वस्तु में, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, जैसे हम लोग तटस्थता वक्र में देखे थे, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि y के लिए x की प्रतिस्थापन की बात किया जाए, निकाला जाए, ठीक है, y के लिए x की सीमांत प्रतिस्थापन दर, तो देखिए यहाँ पर आपका 4:1 है, समझ गए, 4:1 है, फिर उनके बाद 3:1 है, ठीक है, उनके बाद आप देख पा रहे हैं 2:1 है और उनके बाद आपका 1:1 को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। तो और इसको अधिक से अधिक जानकारी के लिए, है ना, आप लोग को अब हम डिटेल्स में आप लोग को चर्चा करते हैं। तालिका आप लोग को माइंड में सेट कर लीजिए। अब हम इधर बतलाते हैं एक एक इकाई के बारे में, एक एक संयोग के बारे में। चलिए, तो इस तालिका से स्पष्ट है कि ए में अर्थात प्रथम स्थिति में उपभोक्ता के पास x वस्तु की 1 इकाई तथा y वस्तु की 11 इकाइयाँ हैं, ठीक है। जब वह ए से बी की ओर बढ़ता है तो x वस्तु की 1 और इकाई पाने के लिए वह y वस्तु की 4 इकाइयों तक का त्याग करने के लिए तैयार है, समझ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक से आप अगर दूसरी वस्तु की तरफ अगर देखा जाए तो वो 4 वस्तु क्या है, वो त्याग करने के लिए तैयार है, यानी कि कह सकते हैं कि आपका अगले वस्तु की अपेक्षा 4 उनको कम संतोष प्राप्त हो रहा है, जो 7 हो रहा है, ठीक है, अंतर जो है, समझ गए। अब आप लोग को बता दें कि हाँ, कि 4 इकाइयों तक का त्याग करने के लिए तैयार है। अतः यहाँ y के लिए x की सीमांत प्रतिस्थापन दर 4 आपका क्या होगा, 1:1 होगा। पुनः जब उपभोक्ता B से C की ओर चलता है तो x वस्तु की ओर वो अतिरिक्त इकाई पाने के लिए वह y वस्तु की 3 इकाइयों को त्याग करने के लिए, ठीक है, क्या है, त्याग करने के लिए तैयार है कि अतः वह y के, ठीक है, y के लिए x की सीमांत आपका प्रतिस्थापन दर, y के लिए x की सीमांत के प्रतिस्थापन दर 3:1 होगा, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोग को कि पहले के लिए, ठीक है, आपका
हाँ, y के लिए x की सीमांत प्रतिस्थापन दर के लिए पहले संयोग की बात किया जाए तो ये दोनों को हम लोग देखें, एक में 11 आया। अब आप देखिए कि आपका y x वस्तु की दूसरी वस्तु में जाने के लिए अगर y वस्तु की बात किया जाए तो इसमें 4 आपका 7 है, ठीक है। तो दोनों का बीच 4 का अंतर है, तो 4:1 यानी कि 1 के लिए 1 से 2 यानी कि 1 अंतर हुआ यहाँ पर और यहाँ 4 अंतर हुआ, तो 1 के लिए आपको 4 की 1 करना पड़ रहा है प्रतिस्थापन दर सीमांत दर, ठीक है। उसी तरह 2 से 3 तो यहाँ 1 हुआ, यहाँ 3 के लिए तो 3:1 हुआ। उसी तरह से यहाँ पर आपका 1 हुआ, यहाँ आपका 2 हुआ तो 2:1 हुआ। और पाँचवीं की बात किया जाए तो इसमें जो हम लोग को 1:1 देखने को मिला है। तो इसी तरह से यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपका कि इसी प्रकार जब उपभोक्ता अपनी तटस्थता की तालिका में C और D की ओर D से E की ओर बढ़ेगा तो Y के लिए X की सीमांत प्रतिस्थापन दर क्रमशः 2:1 तथा 1:1 होगी। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, ठीक है, y के लिए x की सीमांत प्रतिस्थापन दर y की वह मात्रा है जिसके त्याग की क्षतिपूर्ति x में एक इकाई की वृद्धि से हो सकती है। समझ गए, यानी कि क्षतिपूर्ति को हम लोग पूरा किया जा सकता है। तो दूसरे शब्दों में अगर और सरल भाषा में अगर देखा जाए कि y के लिए x की प्रतिस्थापन दर पर है ना, y के लिए x की सीमांत प्रतिस्थापन दर की y की उस मात्रा को प्रकट करती है जिसे x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए उपभोक्ता को क्या है, त्यागना पड़ता है ताकि उसके संतोष के स्तर में कोई परिवर्तन ना हो, यानी वह पहले के समान बना रहे। समझ गए, तो इस तरह से हम लोग समझ पाएँ, देख पाएँ, ठीक है। अब आप लोग को हम बता दें कि अभी जो हम लोग तालिका देखें सीमांत प्रतिस्थापन दर को, ठीक है, दर का, अब उनको हम लोग एक फिगर द्वारा स्पष्ट करेंगे, ठीक है। उस फिगर को यहाँ पर बनाया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और इस चित्र से पता चलता है कि उपभोक्ता जब तटस्थता की वक्र रेखा IC, ये जो रेखा है IC पर संयोग A और B की ओर बढ़ता है, ठीक है, A कौन, A और B की ओर बढ़ता है, तो वह x वस्तु की अतिरिक्त मात्रा, समझ गए, QB, जो QB आप लोग देख पा रहे हैं, है ना, A QB A वाला, ठीक है, QB और y वस्तु की AQ, कौन सा, AQ A वाला जो है मात्रा का परित्याग करता है। और इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता y वस्तु की AQ मात्रा का x वस्तु की QB मात्रा से विनिमय करने के लिए तैयार है। अतः y के लिए x की सीमांत प्रतिस्थापन दर आपका क्या होगा, AQ/QB। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। आप लोग को फिगर को समझिए, परिभाषा को समझिए और साथ ही तालिका को समझिए। तो ऐसा आप लोग को क्वेश्चन प्रश्न आ चुका है, ठीक है, ऐसा पूछा गया है। और इस तो आप लोग को बता दें कि PGT हाई स्कूल जैसा है ये सब एग्ज़ाम में, है ना, और TGT जैसा एग्ज़ाम में तो पूछता है सब। चलिए अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीमांत आपका प्रतिस्थापन दर का ह्रास नियम, ठीक है। और इस नियम का हम लोग देखते हैं और इसमें क्या बात किया गया है सो देखिए कि ऊपर की तालिका से एक बात स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे x वस्तु की अधिक इकाइयाँ और y वस्तु के प्रतिस्थापित की जाती है तो वैसे वैसे y वस्तु के लिए वह x वस्तु की सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती जाती है। और दूसरे शब्दों में कहें कि उपभोक्ता जैसे जैसे x वस्तु की, ठीक है, अधिक इकाइयों प्राप्त करता है वैसे वैसे वह y वस्तु की कम इकाइयों का परित्याग करने को तैयार होता है और इसे ही सीमांत प्रतिस्थापन दर ह्रास नियम कहते हैं। तो आप लोग को इसे भी नोट कर लेना चाहिए कि सीमांत प्रतिस्थापन दर ह्रास नियम किसे कहते हैं, समझ गए। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इस प्रकार सीमांत प्रतिस्थापन दर ह्रास नियम यह बतलाता है कि किसी व्यक्ति के पास जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उस वस्तु के लिए दूसरी वस्तु की प्रतिस्थापन दर घटती चली जाती है। समझ पाए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और साथ में आप लोग को, तो यहाँ पर आप लोग को बताया जा रहा है ना, यहाँ पर आप लोग का दिया गया है कि सीमांत प्रतिस्थापन जो ह्रास नियम जो होता है किन किन कारणों से होता है। तो इसमें 3 कारण है, ठीक है।
आप लोग तो तालिका जो उपर्युक्त तालिका है ना, इससे पहले वाले जो थॉट आप लोग को तालिका जो बतलाए थे, ठीक है, उनसे तो आप लोग को क्लियर होंगे, इसलिए हम यहाँ पर डिटेल से नहीं ले रहे हैं। तो इसमें आप लोग का एक बात है कि इसमें कहता क्या है कि कुछ अर्थशास्त्रियों निम्नलिखित 2 कारणों से सीमांत प्रतिस्थापन दर का, है ना, ह्रास नियम को, प्रोफेसर जैसे अर्थशास्त्री मार्शल जैसे, है ना, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का पर आधारित उसका परिवर्तन को रूप को मानते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, समझ गए। जैसे कहता है कि सीमांत उपयोगिता के आधार पर एक ही वस्तु का भी किसी दूसरी वस्तु के प्रतिस्थापन किया जाता है तथा, ठीक है, दूसरा क्या है कि जिस प्रकार सीमांत उपयोगिता घटती है उसी प्रकार सीमांत प्रतिस्थापन दर भी क्रमशः घटती जाती है। लेकिन प्रोफेसर हिग्स उपरोक्त विचार से सहमत नहीं। उनके अनुसार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम तथा सीमांत प्रतिस्थापन दर ह्रास नियम में निम्नलिखित 2 मुख्य अंतर है जिनके आधार पर हम सीमांत प्रतिस्थापन दर ह्रास नियम को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित मान सकते हैं, कह सकते हैं। समझ गए। तो कहने का मतलब जो पिछले क्लास में हम लोग देखे और अभी जो हम लोग आपका तालिका देखे, है ना, और पिछले क्लास में हम लोग सीमांत उपयोगिता जैसे चैप्टर को देखे हैं, तो उसी के जैसा है, ठीक है। इसमें और इस चैप्टर में अभी जो आप लोग के क्लास में है, इनमें आप लोग को ध्यान देने योग्य बातें ये है और भी इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि तटस्थता वक्र की उसका प्रवृत्ति और उनकी हम लोग देखने वाले हैं विशेषताएं, ठीक है। और आप लोग को बता दें कि तटस्थता वक्र की विशेषताएं जो है इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग इस तटस्थता वक्र की विशेषताएं को आप लोग नोट करते भी चलना चाहिए और करना भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं कि कहता क्या है कि पहला डिटेल्स में, है ना, पहला आपका विशेषता क्या कहता है कि तटस्थता की वक्र रेखाएं नीचे की ओर दाहिनी तरफ झुकती है अथवा उनकी ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होती है। समझ गए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, ठीक है, और उन्हीं का बीच में एक जो संयोग जो प्राप्त होता है ना, विभिन्न बिंदु, और उस बिंदु पथ को, है ना, बिंदु को मिलाकर एक बिंदु पथ जो रेखा तैयार होता है, ठीक है, और वो दाहिनी तरफ झुकी हुई रेखा होता है ना, आपका ऊपर से नीचे की ओर दाहिनी तरफ झुकी हुई होता है, उसे हम लोग ऋणात्मक ढाल वाले कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग आयसी वक्र या तटस्थता वक्र कहते हैं। समझ गए। तो ये हम लोग का पहला विशेषता था। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड, ठीक है। तो इसमें अब आप लोग को बता दें कि इस प्रकार की वक्र रेखाएं, ठीक है, इस प्रकार की वक्र रेखाएं नीचे की ओर दाहिनी तरफ तो आप लोग को अब हम बता रहे हैं, ठीक है, कि नॉर्मल में, समझ गए, नॉर्मल में अगर तटस्थता वक्र की बात की जाए, रेखा की बात की जाए, तो हम लोग अभी आप लोग को जो बतलाएं, पर बताया जा रहा है कि अतः तटस्थता वक्र की वास्तविक ढलान सीमांत प्रतिस्थापन दर पर निर्भर करती है। समझ गए। तो इसका जो ढलान है, तटस्थता वक्र की जो रेखा है, ऐसा ना होकर ये सीधा भी हो सकता है। तो ऐसे कौन सा स्थिति में है उनको हम लोग देख पाते हैं। देखिएगा, इस प्रकार तटस्थता की वक्र रेखाएं नीचे की ओर दाहिनी तरफ झुकती है और अब थोड़ी देर के लिए यह मान लिया जाए, है ना, अब मान के चलिए कि रेखाएं नीचे दाहिनी तरफ नहीं झुकती है और क्षैतिज सीधी रेखा होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है के रूप में होगी, और लंबवत सीधी, है ना, वर्टिकल होगा के रूप में अगर होता है तो वे दाहिनी तरफ ऊपर की ओर और जाएगी। तो अब हम इसे भी चित्र के तीनों परिस्थिति स्थिति को देख पाते हैं। तो देखिए, बगल के चित्र में बतलाया गया है कि क्षैतिज सीधी रेखा जो कि आपका ऐसी स्थिति भी बनता है, ठीक है, ऐसा स्थिति में भी बनता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे बनता है? तो ऐसे स्थिति में बताया जाता है कि ऐसी आपका क्षैतिज सीधी रेखा, है ना, के रूप में, जिसका मतलब ये होता है कि उपभोक्ता को वह वस्तु की 4 इकाई, ठीक है, जैसे यहाँ 4 इकाई बतलाया गया है, 4 इकाई, और तथा वाई वस्तु की एक्स वस्तु की 1 2 3 4 5 इकाई, ठीक है, समान संतोष मिलेगा। लेकिन ऐसी कभी भी नहीं हो सकता। अतः तटस्थता की वक्र रेखा कभी भी क्षैतिज रेखा के रूप में नहीं होगी, ठीक है। ठीक उसी तरह से आप दाहिनी की ओर अगर देखा जाए हम लोग, ठीक है, और देखने का प्रयास करें कि लंबवत और सीधी रेखा हो, तो ये भी सेम पोजीशन में है, ठीक है, ये लंबवत है, खड़ा में है, समझ गए। और इसमें भी बात जिक्र किया गया है ना, कि तटस्थता वक्र की रेखा कभी भी लंबवत सीधी रेखा के रूप में नहीं हो सकती है। आप लोग इन सब बातों को
ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप लोग को बता दें, ये आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग का जो ऊपर उठता हुआ, नीचे से ऊपर उठता हुआ ऐसी जो वक्र रेखा है, ठीक है, तरफ झुकी होती है, तो कब कब का स्थिति में ऐसा होता है, तो इसमें बतलाया गया है, ठीक है, क्या कि दो संयोग बतलाया गया है इस रेखा चित्र में, और इस संयोग में x वस्तु के जिसमें 4 इकाइयाँ और y वस्तु के 5 इकाइयाँ, जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में 4 और 5, ठीक है। और उनके बाद है कि उसी तरह से आपका x वस्तु की 3 इकाइयाँ, y वस्तु की 3 इकाइयाँ, चूँकि ये दोनों संयोग एक ही तटस्थ वक्र पर है, अतः इनका मतलब यह हुआ कि ए तथा बी दोनों संयोगों से ऊपर उपभोक्ता को समान संतोष मिलता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ए संयोग में, ठीक है, ए संयोग में दोनों वस्तुओं की मात्राएं, ठीक है, आपका 4x + 5x, बी संयोग की दोनों वस्तुओं की मात्राओं 3x + 3y से अधिक है, यानी कि बी की अपेक्षा ए संयोग से उपभोक्ता को अधिक संतोष मिलेगा। और इससे स्पष्ट है कि तटस्थता की वक्र रेखा कभी भी दाहिनी तरफ ऊपर की ओर नहीं की जा सकती है, समझ गए। तो ये इसमें भी देखा गया है, अतः हम निष्कर्ष पर ये निकलते हैं तटस्थ वक्र की रेखाएं नीचे की ओर दाहिनी तरफ ही झुकी रहती है। तो इस तरह से 3 तरह का कंडीशन नहीं बनता है, तो आप लोग इस पर अपवाद है, इस पर आप लोग ध्यान देना चाहिए। सेकंड विशेषता यह है मित्रों, आप लोग को बता दें कि तटस्थता की वक्र रेखाएं मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, समझ गए। यानी कि कौन मूल बिंदु, इस तरह से जो उभरा वाला भाग होता है ना, ये जो मूल बिंदु होता है, इस तरह से उभरा हुआ भाग रहेगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, उन्नतोदर, समझ गए। और इसी तरह से अगर उल्टा रहेगा, इधर कुबड़ा हुआ जैसा भाग रहेगा, इसको नतोदर कहेंगे। तो आप लोग हम लोग पूछिए अगर कि तटस्थता वक्र कैसी रहती है, उन्नतोदर या नतोदर, तो आप लोग को क्वेश्चन आएगा उन्नतोदर। जो प्रश्न आएंगे उन्नतोदर पर टिक करना है, ठीक है, उनका आंसर उसी तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए अगला विशेषता की ओर चलते हैं कि तटस्थता की वक्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, जैसे यहाँ पर काट के बतलाया गया है, तो इस तरह से कभी कटता नहीं है, ठीक है। वो हमेशा आप लोग बता दें कि जैसा मानचित्र में देखे थे, मानचित्र की जैसा फिगर होता है, यानी कि समानांतर एक दूसरे रेखा के बीच समानांतर पाया जाता है। उनके बाद चौथी बात हम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे मित्रों कि प्रत्येक उपभोक्ता की किसी भी, ठीक है, वस्तु समूह के लिए एक से अधिक तटस्थता की वक्र रेखाएं होती है, ठीक है। क्या है कि प्रत्येक उपभोक्ता के किसी वस्तु समूह के लिए क्या है, एक से अधिक तटस्थता वक्र की रेखा होती है। तो आप लोग को पूछ दे कि किस समय ऐसा है ना तटस्थता आपका मानचित्र की रेखा बनता है, ऐसा कौन सा स्थिति में, तो आप लोग को चौथा विशेषता उस पर फिट बैठेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि तटस्थता की ऊंची वक्र रेखा नीची वक्र रेखा की अपेक्षा संतोष के ऊंचे स्तर को व्यक्त करती है, जैसे हम लोग तभी परिभाषा में देख लिए, ठीक है, जो कि यहाँ 5वां है। और छठा की बात की जाए तो तटस्थता की वक्र रेखा x तथा y अक्ष में किसी को भी स्पर्श नहीं करती, यानी कि टच नहीं करती, काटती नहीं, ठीक है, स्पर्श नहीं करती, क्योंकि ये समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब 7वें की बात करते हैं, 7वां आपका विशेषता, तो तटस्थता की वक्र रेखाएं, ठीक है, तटस्थता की वक्र रेखाओं का एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं। देखिए समानांतर होते ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से वो समानांतर ही होंगे, समझ गए। तो ये भी विशेष ध्यान देना है आप लोग को। तो इस तरह से हम लोग 7 विशेषताएं देखें, तो इसका विशेषताएं, महत्व, परिभाषा, तालिका और जो फिगर देखे है ना, विशेषता की भी आपका जो फिगर देखे उसको भी माइंड में रखना है, और साथ में आपका कौन सा अर्थशास्त्री इसको परिभाषित किए, और इसमें प्रतिस्थापन की सीमांत ह्रास नियम और प्रतिस्थापन किसी दर को देखें उनको, और साथ ही यहाँ पर अर्थशास्त्रियों का बुक और उनका द्वारा दिया गया विचार और कब बुक लाया गया, ठीक है, इतने सारे इस चैप्टर में आप लोग को नोट कर लेना चाहिए और कर लेना है। और इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। प्रश्नों की जो संख्या आती है ना धड़ाधड़, पीजीटी, टीजीटी, नेट, है ना, जीआरएफ के लिए, तो आप आराम से कर पाइएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें इसी तरह से अगला आप क्लास न्यू तुरंत लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसे सुने, समझे, जाने, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स।